हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट इंक्रीमेंट। आज हम मॉड्यूल डी का चैप्टर 29 फाइनेंशियल मार्केट्स स्टार्ट करेंगे। Our first topic is what is a market? Market क्या है? Typically, a market is a place or a platform where commodities are bought and sold. Market एक ऐसा place, एक ऐसा platform है जहाँ commodities बेची या खरीदी जाती हैं। And a financial market is a place where financial products are bought and sold. और financial market एक ऐसी market है जहाँ पे financial products जो हैं वो बेचे और खरीदे जाते हैं। So let us discuss briefly what is a financial market. Financial market क्या है? A financial market is a market where buyers and sellers trade money, commodities, financial securities, foreign exchange, and derivatives at low transaction costs and at price that are determined by the forces of demand and supply by a procedure known as price discovery. फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां बायर्स और सेलर्स ट्रेड करते हैं मनी, कमोडिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज और डेरिवेटिव को एक लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे एट एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जो कि डिटरमाइन किया जाता है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से। और इस पूरे प्राइस डिटर्मिनेशन के प्रोसीजर को हम प्राइस डिस्कवरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइस डिस्कवरी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर एंड में। अभी के लिए आप ये समझिए अभी के लिए ये समझिए कि डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के कमोडिटीज और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, और इसी प्रोसीजर को हम प्राइस डिस्कवरी के नाम से जानते हैं। Financial markets in India comprises mainly of the credit market, the money market, foreign exchange market, the debt market, capital market, the derivative market and the insurance market. इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट के जो मेन पार्ट्स हैं वो है क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट एंड इंश्योरेंस। इन सभी मार्केट्स को हम एक एक करके डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Our next topic is segments of financial markets. The financial market has a number of different segments. While commonly these markets are stated to consist of money market, foreign exchange market, capital market, and insurance market, when studied more granularly, as stated earlier, there are additional segments like credit market and derivative markets. एक फाइनेंशियल मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। कॉमनली हम देखा जाए तो इसमें मनी मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, कैपिटल मार्केट है एंड इंश्योरेंस मार्केट है। और थोड़ा और डीपली देखा जाए तो इसी के अंदर क्रेडिट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट्स भी ऐड हो चुकी। इस डायग्राम के हेल्प से आप समझ सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट के टाइप कौन कौन से हैं। क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट एंड म्यूचुअल फंड मार्केट। इन सब मार्केट्स को हम वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर। So let us discuss our first market, money market. The money market instruments mainly comprise call money, certificates of deposit, treasury bills, other short-term government security transactions such as repos, bankers acceptance commercial bills, commercial paper, and intercorporate funds. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो मेन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वे है कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स और अदर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जैसे कि रेपोज, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर एंड इंटर कॉर्पोरेट फंड्स। While interbank money markets and central bank lending via repo operations or discounting provide liquidity for banks, private non-bank money markets instruments such as commercial paper provide liquidity to the corporate sector. इंटरबैंक मनी मार्केट्स और रेपो ऑपरेशंस के थ्रू बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है। वहीं ऑन द अदर हैंड नॉन बैंक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और कमर्शियल पेपर्स के थ्रू कॉर्पोरेट सेक्टर में लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मार्केट, डेट मार्केट। The debt market consists largely of government securities and to a smaller extent corporate bonds. A government security, GSEC, is a tradable instrument issued by the central government or state government. डेट मार्केट में लार्जली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील किया जाता है
और थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी डील किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसे हम जीसेक भी कह सकते हैं, ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इशू करते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स डेट ऑब्लिगेशन। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ऑल्सो इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड दीज आर कॉल्ड स्टेट डेवलपमेंट लोन, SDL। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन होता है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड होती है कि जो उन्होंने डेट लिया है वो टाइमली पे करे। एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज भी इशू की जाती हैं, जिन्हें हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के नाम से जानते हैं। कंपनी रेज फंड्स फॉर लॉन्गर पीरियड, say 5 years or 10 years, to issue of typical long-term debt instrument known as corporate bonds. कंपनीज भी कंपनीज भी लॉन्गर पीरियड के लिए, लाइक 5 to 10 years के लिए, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, जिसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। A company which is engaged in infrastructure projects that may issue debentures as a source of long-term fund. और कुछ कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एंगेज होती हैं वो डिबेंचर्स इशू करती हैं, जो कि एक सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड है। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंसिस्ट ऑफ बैंक्स, ऑथराइज्ड डीलर्स, कस्टमर्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मेनली बैंक्स, जिसे ऑथराइज्ड डीलर्स बनाया गया है, कस्टमर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनसे कंस्टिट्यूट होती है। द फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया डेवलप्ड practically only after 1978. Prior to 1978, banks were permitted to conduct only merchant transactions and their cover operation. प्रैक्टिकली देखा जाए तो फॉरेक्स मार्केट इंडिया में 1978 के बाद ही डेवलप हुई है। 1978 से पहले बैंक्स को सिर्फ मर्चेंट ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने के लिए परमिट किया गया था, एंड थोड़े बहुत और ऑपरेशंस भी इसी कैटेगरी में बैंक्स ऑपरेट करते थे। They were also required to keep their position square or near square at all times during the day. उस समय बैंक्स को अपनी पोजीशन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्क्वायर या नियर स्क्वायर रखनी होती थी एट ऑल टाइम। स्क्वायर और नियर स्क्वायर से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बैंक का पोर्टफोलियो या फिर ट्रेडर मार्केट में जीरो एक्सपोजर के साथ स्टैंड रहता है, मार्केट में उसका एवरी टाइम कोई एक्सपोजर नहीं रहता है। Post liberalization in the 1990s, also, the economy was opened to a great extent and India became practically convertible on the current account. Liberalization के बाद इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी एक्सटेंट तक ओपन हुई। This led to increasing turnovers in the forex market, which rose from approximately $6 billion daily in 2000 to $70 billion daily at present. लिबरलाइजेशन के कारण फॉरेक्स मार्केट की टर्नओवर काफ़ी बढ़ी, जो कि सन 2000 में $6 बिलियन डेली का था, और आज देखा जाए वही $70 बिलियन डेली का हो चुका है फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट। Capital market is a market for long-term equity and debt. In this market, capital funds comprising of both equity and debt are issued and traded. कैपिटल मार्केट एक लॉन्ग टर्म इक्विटी और डेट मार्केट है। इस मार्केट में बोथ इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट या कैपिटल फंड्स को इशू किया जाता है और उन्हें ट्रेड किया जाता है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट प्लेसमेंट सोर्सेज ऑफ डेट एंड इक्विटी एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स लाइक स्टॉक एक्सचेंजेस। इन कॉमन पार्लेंस, कैपिटल मार्केट में बी अंडरस्टूड एज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो कैपिटल मार्केट को हम एक ऐसा मार्केट समझ सकते हैं जहां से लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। द कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। कैपिटल मार्केट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर को लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी फाइनेंस इशू करती है। इन बोथ इक्विटी एंड डेट देयर एग्जिस्ट प्राइमरी कैपिटल मार्केट्स एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट्स। बोथ इक्विटी और डेट में प्राइमरी कैपिटल मार्केट्स और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं। प्राइमरी कैपिटल मार्केट्स कौन सी होती हैं? जहाँ पे स्टॉक्स को, कमोडिटीज को या फंड्स को इशू किया जाता है। और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जहाँ पर इन स्टॉक्स को, कमोडिटीज को ट्रेड किया जाता है।
move to our next market. Next topic, mutual fund. Mutual fund के बारे में पढ़ते हैं. Mutual fund is a mechanism for pooling the resources by issuing units to the investors and investing funds in securities in accordance with objectives as disclosed in offer document. म्यूचुअल फंड एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का छोटे छोटे अमाउंट में जो पैसा एक पर्टिकुलर जगह पे पूल किया होता है, उसके बदले में उन्हें यूनिट्स इशू की जाती हैं एंड वही अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है सिक्योरिटीज में और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में. म्यूचुअल फंड्स, though mutual funds also have formed a self-regulatory body in the form of Association of Mutual Funds of India, which is an industrial body for mutual funds are regulated by SEBI. SEBI म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है. ऑल्सो म्यूचुअल फंड्स ने एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर्म की हुई है जिसका नाम है एमपी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया. Individuals can invest in stock and bond market. They can have trading accounts with broking houses and undertake their transaction. Individual person stock और bond market में invest कर सकता है. इंडिविजुअल का खुद का एक ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है या फिर वो ब्रोकिंग हाउसेस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं. However, as the stock market and other financial markets are complex, all individuals may not be able to access the equity or other markets with ease and efficiency. Since stock market में इन्वेस्ट करने के लिए a little bit financial knowledge होना जरूरी है. Also, इस स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें रिस्क भी होता है. तो सभी इंडिविजुअल्स इसको एक्सेस करने में समर्थ नहीं होते हैं, उन्हें इनकी नॉलेज नहीं होती है. इन्हीं की रिप्लेसमेंट में म्यूचुअल फंड इज ए पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर. म्यूचुअल फंड क्या है? एक पूल ऑफ मनी है जहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टर्स अपना थोड़ा थोड़ा अमाउंट एक जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और इसी पूल ऑफ मनी को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है. A fund offers an appropriate platform to the individuals to access the market through a plethora of schemes. जो लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उन्हें म्यूचुअल फंड ऑफर करता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें और उनके सामने बहुत अलग अलग टाइप्स की स्कीम्स अवेलेबल होती हैं जहां पर वो अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं. A mutual fund operates through its asset management company, which employs skilled fund managers to operate in the market and manage the corpus fund. म्यूचुअल फंड अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं और यही एएमसी आगे स्किल्ड फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं और ये फंड मैनेजर लोगों के ओल्ड मनी को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से जो रिटर्न मिलता है वो वापस उन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं. A mutual fund is a trust that collects money from a number of investors who share a common investment objective and invest the same in equities, bonds, money, market instruments, or other securities. And the income gain generated from this collective investment is distributed proportionately among the investors after deducting applicable expenses and levies by calculating a scheme net asset value or NAV. यही हमने जो अभी पढ़ा कि म्यूचुअल फंड में एक अलग अलग लोगों से लिए हुआ मनी पूल किया जाता है और उसे इन्वेस्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर मार्केट में, पर्टिकुलर स्कीम में, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में एंड उससे जो इनकम या गेन जनरेट होता है उन्हें प्रोपोर्शनेटली उसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स को जिस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था. आफ्टर डिडक्टिंग एप्लीकेबल एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. Simply put, the money pooled in by a large number of investors is what makes up a mutual fund. सिंपल भाषा में हम देखें तो एक मनी जो एक पर्टिकुलर जगह पे पूल की जाती है लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के द्वारा, अलग अलग इन्वेस्टर्स के द्वारा, उसी ही हम म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं. आई होप आपको म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट्स के क्या क्या फंक्शंस है इसके बारे में पढ़ेंगे. ब्रीफली पॉइंट्स देखते हैं. प्राइस डिटर्मिनेशन, फंड्स मोबिलाइजेशन,
liquidity, risk sharing, easy access, reduction in transaction costs, and provision of the information capital. ये सब फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हैं. इन सभी को हम वन बाय वन डिटेल में आगे पढ़ेंगे. So let us move to our first function of financial market, which is price determination. Financial markets perform the function of price discovery for the different financial instruments which are traded between the buyers and sellers on the market. The prices at which the financial instruments are traded in the financial market are determined by the market forces, that is, demand and supply in the market. Financial markets, different financial instruments प्राइस डिस्कवरी का जो है फंक्शन परफॉर्म करती है. एंड जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्राइस है वो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई में, जो भी मार्केट में उस टाइम डिमांड और सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है. अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड द vehicle by which the prices are set for both financial assets which are issued newly and for existing stock of the financial asset. And more easily आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स के प्राइस को सेट किया जाता है, वहाँ उनकी प्राइस डिटरमिनेशन. Let us move to our next topic. Next function of the market is fund mobilization. Along with the determination of prices at which the financial instruments are traded in the financial market, the required return out of the funds invested by the investor is also determined by the participants in the market. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस डिटर्मिनेशन के साथ साथ उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जो रिटर्न आता है वो भी फाइनेंशियल मार्केट ही डिटरमाइन करती है. इट इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट which determines how the funds which are available from the lenders on the investors will get allocated among the entities that are in need of funds or raise the funds by means of issuing financial instruments in the financial market. But more function of financial market is that जो lenders और investors के पास फंड, वो फंड सीकिंग एंटिटीज को that fund avail करवाते हैं through some financial instruments. Hence, in this manner, financial markets contribute to the mobilization of the savings of the investors. और इसी वे में इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टर्स की सेविंग को मोबिलाइज करती है. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक which is liquidity. The liquidity function of financial market provides opportunity to the investor to sell their financial instrument at their fair value prevailing in the market at any time during the working hours of the market. लिक्विडिटी फंक्शन फाइनेंशियल मार्केट का इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देता है, ये सुविधा देता है कि उनकी जो भी होल्डिंग्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो मार्केट के प्रिवेलिंग रेट पे फेयर वैल्यू पे वो कभी भी सेल अप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो वर्किंग आवर्स में उन्हें सेल अप करें. In case there is no liquidity in the financial market, then the investor will have to forcibly hold the financial securities or the financial instrument until the condition arises in the market for selling those assets, or the issuer of the security is obligated contractually to pay for the same, that is at the time of maturity in the debt instrument. एंड ऐसे केस में जब फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी ना हो तो इन्वेस्टर्स को उनका जो होल्डिंग है वो फोर्सिबली होल्ड करना पड़ता है अंटिल एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो कि जब बायर अवेलेबल हो या फिर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी आ जाए इन केस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट. Thus, in financial market, investors can sell their securities readily and convert them into cash, thereby providing the liquidity. And this is how financial market में investors अपनी securities को sell कर सकते हैं, उन्हें cash में convert कर सकते हैं. And by this process, financial market investors को liquidity provide करते हैं. So the next function of financial market is accessibility. Industries require investors for raising funds, and the investor require the industries for investing their savings and earning the returns from them. Industries को investors की requirement होती है fund raise करने के लिए, and on the other hand, investors को भी industries की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी savings और earnings को invest कर सके. Hence,
Financial market bring together potential buyers and sellers, which help them in saving their time and money in finding the suitable investment avenues. और इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट पोटेंशियल बायर्स और सेलर्स को एक जगह इकट्ठा करती है और उन्हें हेल्प करती है उनकी सेविंग को इन्वेस्ट करने में, सुटेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में उनकी जो अर्निंग होती है, उनकी सेविंग होती है, वो इन्वेस्ट करने में फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट is the reduction in transaction cost and provision of the information. Investors require various types of information while buying and selling securities, and for obtaining the same, time and money is required. हम किसी भी स्टॉक या किसी भी बॉन्ड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर स्टॉक या बॉन्ड की इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं कि उसके पास्ट में कैसे रिटर्न्स रहे हैं, क्या उसका डिविडेंड रहा है, ये सब. और इसी में भी यही बताया गया है कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले, बाइंग और सेलिंग करने से पहले उस पर्टिकुलर स्टॉक या बॉन्ड की या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिटेल देखते हैं और उसी डिटेल के लिए उन्हें बहुत सारी रिसर्च ना करनी पड़े. फाइनेंशियल मार्केट उनका टाइम सेव करती है और मनी सेव करती है. देखिए आगे हमें यही बताया गया है. However, financial market help in providing all type of information without the requirement of spending any money by individual investors. In this way, financial market reduce the cost of the transaction. Financial market all type of information avail करती है investors के लिए without any extra money spending. किसी एक रुपये ज़्यादा उन्हें खर्च नहीं करना पड़ता, उन्हें सब डिटेल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाती है. एंड इसी वे में फाइनेंशियल मार्केट, here you can see financial market reduce the cost of transaction. इसी वे में फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजेक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज कैपिटल फॉर्मेशन. Financial market provide the channel through which the new savings flow into the economy, and this aids in capital formation. Financial market एक प्लेटफॉर्म, एक चैनल प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू न्यू सेविंग्स का इनफ्लो आता है इकोनॉमी में और इसी से कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है. Let us move to our next topic. This is important. Price discovery. Price discovery, also referred to as the price discovery mechanism or price discovery process, is a very important aspect of all financial market. It is a method for determining the price of an asset through interaction between buyers and sellers. Price discovery या price discovery mechanism और price discovery process एक बहुत ही important aspect है financial market का. ये एक method है जिससे एक asset का price determine किया जाता है थ्रू इंटरेक्शन. जो इंटरेक्शन होती है बायर्स और सेलर्स की, उसके थ्रू एक पर्टिकुलर एसेट का प्राइस डिटरमाइन किया जाता है. प्राइस डिस्कवरी enables buyers and sellers to set the market prices of tradable assets. This is because the mechanism of price discovery set out what sellers are willing to accept and what buyers are willing to pay. प्राइस डिस्कवरी एनेबल करती है बायर्स और सेलर्स को किसी पर्टिकुलर ट्रेडेबल एसेट का मार्केट प्राइस सेट करने के लिए, बिकॉज इस मैकेनिज्म के अंदर एंड अंडर दिस प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म दो चीज़ें देखी जाती हैं कि सेलर्स जो है क्या एक्सेप्ट करते हैं, किस पॉइंट पे आके, किस अमाउंट पे आके एक्सेप्ट करते हैं, एंड जो बायर्स हैं वो किस अमाउंट को पे करने में विलिंग है. इन दोनों को इकट्ठा लेकर चलते हुए एक ट्रेडेबल एसेट का प्राइस डिटरमाइन होता है. As a result, price discovery is concerned with finding the equilibrium price that facilitates the greatest liquidity for that asset. There are number of factors which determine the level of price discovery. These include, बहुत से फैक्टर हैं जो प्राइस डिस्कवरी के लेवल को डिटरमाइन करते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, कुछ जो फैक्टर्स हैं वो देखते हैं. फर्स्ट फैक्टर इज सप्लाई एंड डिमांड. नेक्स्ट इज एटीट्यूड टू रिस्क. थर्ड इज वोलेटिलिटी. फोर्थ अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड फिफ्थ इज मार्केट मैकेनिज्म्स. इन सभी फैक्टर्स को एक एक करके हम आगे डिस्कस करते हैं. तो आवर फर्स्ट फैक्टर इज सप्लाई एंड डिमांड. Supply and demand are the two greatest factors which determine an asset's price and which in turn dictate how crucial price discovery mechanisms are for traders. Supply and demand two important factors हैं जिससे एक एसेट के प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है और इससे यह भी देखा जाता है कि प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म कितना क्रूशियल, कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए.
एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if demand is higher than supply, the price of asset will increase as buyers are willing to pay more because of its scarcity. एग्जाम्पल में देखें तो अगर किसी एसेट का डिमांड जो है वो अगर हाई है उसके सप्लाई से, तो प्राइस ऑफ एन एसेट विल इंक्रीज। जो एसेट का प्राइस होगा वो इंक्रीज होगा बिकॉज जो बायर्स है, जो खरीदार है, वो ज़्यादा पे करने को तैयार है और इसी के कारण एक एसेट का प्राइस बढ़ता है। वही ऑन द contrary, if supply is higher than demand, then buyers will not be prepared to pay as much as they perhaps would have had the supply been low. और अगर सप्लाई ज़्यादा होती डिमांड से, तो उस पर्टिकुलर एसेट का जो प्राइस होता वो डिक्रीज करता बिकॉज बायर्स विलिंग नहीं होते उस पर्टिकुलर एसेट को परचेज करने के लिए। दिस इज बिकॉज एन एसेट विद हाई सप्लाई बट लो डिमांड इज इजीली अवेलेबल फॉर प्राइस। यही इसमें बताया है, देखिए कि एक ऐसा एसेट जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है परचेज करने के लिए, तो इसीलिए इसकी जो प्राइस होगा वो कम भी होगा। एज ए रिजल्ट, द प्राइस ऑफन फेवर्स बायर्स। इन अ मार्केट where supply and demand are relatively equal, the price is said to be equilibrium, as there is an equal number of buyers and sellers, meaning that price are fair to both parties. और एक ऐसी सिचुएशन जहां सप्लाई और डिमांड रिलेटिवली बराबर हो, तो उस पर्टिकुलर प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं बिकॉज वहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल नंबर में अवेलेबल होते हैं। और वो एक ऐसा प्राइस होता है जहाँ पे बोथ पार्टीज अग्री करती हैं, उन बोथ पार्टीज के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एसेट का जो प्राइस होता है वो फेयर होता है। प्राइस डिस्कवरी एनेबल ट्रेडर्स टू डिटरमाइन whether buyers and sellers are dominant in market and what a fair market price is at any point of time. प्राइस डिस्कवरी से हम किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एसेट का फेयर मार्केट प्राइस क्या है। तो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्राइस डिस्कवरी इज एटीट्यूड्स टू रिस्क। A buyer's or seller's attitude to risk can greatly affect the level at which a price is agreed between the two market participants. Buyers और sellers का attitude affect करता है किसी particular instrument या किसी particular stock के price को। जैसे example से समझते हैं। For instance, if the buyer is willing to take on the risk of a fall in price for the potential reward of large rise in price, they might be willing to pay a little more in order to secure their exposure to a market. इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए एक आईटीसी का स्टॉक है जो आज की डेट में 440 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, बट अगर हम उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें तो वो जो उसका आज के डेट में प्राइस है वो लिटिल बिट ज़्यादा है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से, बट फिर भी लोग उसे परचेज कर रहे हैं। क्यों परचेज कर रहे हैं? कि इस भावना से ये प्राइस और ऊपर जाएगा और वो थोड़ा रिस्क लेकर उसमें और इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छा रिवॉर्ड वापस मिल सके। तो यहाँ देखिए, this would mean the price was set higher than an asset intrinsic value might otherwise dictate. In such scenario, the asset is overbought, but it would expect a fall in the coming days or week. ऐसे सिनेरियोज में बायर्स अपने रिस्क लेवल को थोड़ा सा पुश करके एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को परचेज करते हैं, बट वो फिर एक पॉइंट पे जाके ओवरबॉट जोन में आ जाता है और आने वाले दिनों में उसका पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस गिरने लगता है। बट रिस्क लेने के कारण उस पर्टिकुलर स्टॉक में जो राइज आता है प्राइस में, इसी के कारण उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस डिटरमाइन होती है। और नेक्स्ट फैक्टर इज वोलेटिलिटी। Volatility is linked to risk, but they are not the same. Volatility is one of the main factors which determines whether a buyer chooses to enter or not in any particular market. Some traders actively seek out volatile markets as they offer the potential for larger profits. However, they could also incur larger losses. Volatility को आप रिस्क से लिंक कर सकते हैं, बट वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये एक मेन फैक्टर है जिस पे डिपेंड करते हैं बायर्स एक पर्टिकुलर मार्केट या पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर करेंगे या नहीं करेंगे। बस कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो एक्टिवली देखते हैं कि वोलेटाइल मार्केट्स कौन सी हैं, बिकॉज वोलेटाइल मार्केट्स में रिस्क ज़्यादा होता है, बट ऑन द अदर हैंड देखा जाए जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही लार्ज प्रॉफिट होता है।
एंड द सेम टाइम उतना ही लार्ज लॉस भी होता है. Let us move to our next factor, available information. The amount of information available to both buyers and sellers can determine the levels at which they are willing to buy or sell. अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पे भी डिपेंड करता है कि कब बायर्स और सेलर्स एक्टिवली एंटर करते हैं मार्केट में और किस पॉइंट पे आके वो विलिंग होते हैं खरीदने और बेचने के लिए. एग्जांपल से समझे तो बायर्स में विश टू वेट फॉर की मार्केट अनाउंसमेंट्स सच एज द आउटकम ऑफ आरबीआई मीटिंग्स टू बी मेड पब्लिक बिफोर डिटरमाइनिंग वेदर दे विश टू बाय और नॉट. In turn, these meetings and their outcome could increase demand or reduce supply, which means that asset prices might change in line with any change that are highlighted in these market announcements. एग्जाम्पल से समझे तो बायर्स वेट करते हैं कुछ की मार्केट अनाउंसमेंट्स के लिए जिसके कारण प्राइसेस जो होते हैं पर्टिकुलर स्टॉक का वो ऊपर जाता है या नीचे आता है, डिमांड और सप्लाई में चेंज आता है, लाइक आरबीआई मीटिंग्स का, जिसके बाद बायर्स और सेलर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो इस पर्टिकुलर स्टॉक को परचेज करेंगे या नहीं करेंगे. और इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होने के कारण बायर्स और सेलर्स डिसाइड करते हैं कि वो मार्केट में एंटर करेंगे या नहीं करेंगे और एक पर्टिकुलर स्टॉक की या पर्टिकुलर एसेट की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. प्राइस डिस्कवरी के हमने फैक्टर्स देखे, एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है. एज शोन इन फिगर, हम इस फिगर में देखें, ये फिगर है. डिमांड इज डिक्रीजिंग एंड सप्लाई इज इंक्रीजिंग. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि डिमांड जो है वो डिक्रीज कर रहा है और सप्लाई इंक्रीज कर रहा है. टिपिकली दिस मीन्स एन एसेट प्राइस विल फॉल. हमने पहले पढ़ा था अगर किसी पर्टिकुलर एसेट की डिमांड है अगर वो कम हो रही है और सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर एसेट का जो प्राइस है वो कम होगा. As the graph shows, the two lines representing demand and supply eventually cross, representing a level at which both buyers and sellers agree is the fair market price of an asset. But as we can see, कि डिमांड और सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं. ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ बायर्स और सेलर्स एग्री करते हैं और ये उस पर्टिकुलर एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर की जाती है. As a result, the asset will begin to trade at this level until there is shift in the levels of supply and demand, which will require another period of price discovery. और इसी के कारण जो एसेट होगा वो एक पर्टिकुलर उस पॉइंट पे ट्रेड करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एग्री किए थे फेयर मार्केट प्राइस पे. और नेक्स्ट इसका प्राइस तभी चेंज होगा जब सप्लाई और डिमांड में कुछ चेंज आएगा और अनदर पीरियड लगेगा प्राइस डिस्कवरी के लिए. तो हियर हमारा चैप्टर खत्म होता है. कुछ टर्मिनल क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करते हैं वन बाय वन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट तो कौन कौन सा सेगमेंट नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं ये सब सेगमेंट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट के. क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, डेट मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट एंड म्यूचुअल फंड मार्केट. तो क्रेडिट मार्केट हमने पढ़ा, मनी मार्केट देखा, इंश्योरेंस मार्केट देखा. एग्रीकल्चर कमोडिटीज मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक सेगमेंट नहीं है, तो द आंसर इज एग्रीकल्चर कमोडिटीज मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन से मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका आंसर होगा मनी मार्केट. Next question is state development loans are instruments in which of the following markets. State development loans जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कौन से मार्केट के, इसका सही आंसर होगा डेट मार्केट. स्टेट डेवलपमेंट लोन्स डेट मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट के कौन से फंक्शन है हमने पढ़े थे. कैपिटल फॉर्मेशन उसका एक फंक्शन है, लिक्विडिटी भी इसका फंक्शन है, प्राइस डिटर्मिनेशन इसका फंक्शन है.
So the answer would be all of the above. Our next question is which of the following is not a factor for price discovery? Price discovery हमने देखा अभी पढ़ा उस बारे में. तो रिस्क एपेटाइट, रिस्क भी इसका एक फैक्टर है. अवेलेबल इंफॉर्मेशन इसका एक फैक्टर है. सप्लाई ऑन डिमांड भी हमने पढ़ा था, इसका एक फैक्टर है. मार्केट स्टेबिलिटी इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर होगा मार्केट स्टेबिलिटी इज नॉट अ फैक्टर फॉर प्राइस डिस्कवरी. तो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने कॉलीग्स के साथ इसे शेयर करें. एंड ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें. आने वाले टाइम में हम चारों बुक्स धीरे धीरे इसमें कवर कर लेंगे. एंड वी आर ट्राइंग कि अक्टूबर 2023 तक चारों बुक्स की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.